डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नाउ सबसे पहले तो बेटा समझो, ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स में ये तीन क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। आप इसको फीचर्स ऑफ शेयर्स के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश तो ये है ही, लेकिन बाय चांस ये एग्जाम में 8 मार्क का आता है तो ये आपको 10 पॉइंट कम पड़ेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 15 लिखना चाहिए। तो मैंने एक डिस्टिंग्विश बनाया है जिसमें मैंने 18 पॉइंट्स दिए। और एक खास बात, ये 18 पॉइंट्स के 18 पॉइंट्स मैंने एक स्टोरी बनाया है, डॉली ब्यूटी पार्लर। इस स्टोरी के मदद से आपके 18 के 18 पॉइंट मैं प्रॉमिस करता हूं 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। ये जो 18 पॉइंट्स का जो स्टोरी है डॉली ब्यूटी पार्लर का, पहले मैं 18 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये स्टोरी बताऊंगा, तो आपका पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन देखो कितने बार आया है, 1 2 3, कम से कम 15-20 बार आया। डू यू एग्री? और मार्च 2023 में डिस्टिंग्विश में आया था। अब बोर्ड क्या करता है, यदि डिस्टिंग्विश में आया एक साल, तो अगले साल इसको फीचर्स ऑफ शेयर्स में डाल देता है। और ऐसे भी आप देखो 2008-9 रिपीट तो भी होता है ना। सो ये क्वेश्चन आने का चांस 95% है। अच्छा, शेयर्स डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश आया तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो अगला वीडियो बनेगा वो आने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन ये यदि एक साल डिस्टिंग्विश आया तो दूसरे साल बोर्ड क्या करता है, फीचर्स में डालता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना ही होगा। और मेरा अनुभव 20 साल का बताता है कि इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर्स डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये 4 में से 2 100 में से 100 पेपर में पूछते ही हैं। सो आपको ये क्वेश्चन करना ही होगा। मैं अब देखो पिछले 40-50 अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में ये किसी न किसी रूप में आया होगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। नाउ सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आपकी बुक कितने पेज की है? 200 पेज की है, लेट अस अज्यूम। वो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, और उस बुक का हर एक पन्ना को क्या बोलेंगे? शेयर्स। ठीक है। सो मैं आपको एक लाइव डेमो देता हूं तो आपको आसानी होगा। सुला का मैं एग्जांपल लेता हूं। सुला इंडिया की नंबर 1 वाइन मेकिंग कंपनी है। 70 लाख बॉटल्स साल में वो लोग बनाते हैं। नासिक में बेस्ड है। वैसे भी 90% वाइन इंडिया का नासिक में ही बनता है। आधे विनेयार्ड्स नासिक में ही आपको मिल, नासिक डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं। तो सुला ने कितने रुपए का शेयर लिया? 960 करोड़। ये क्या हो जाएगा? सुला का शेयर कैपिटल होगा। और एक शेयर का दाम कितना है? 357। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कितना था? 2,69,530। तो हर एक शेयर का वैल्यू 357, मतलब 960 करोड़ रुपया एक एक ऐसे 2,69,00,000 शेयर से बना, और हर एक शेयर का वैल्यू 357। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, शेयर कैपिटल का छोटा 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 हिस्सा है। यदि इस रूम में 1000, ये वॉल है, वॉल में 1000 ब्रिक्स है, पूरा वॉल बनता है, रूम बनता है 1000 ब्रिक्स से। हर एक ईट, ब्रिक्स मतलब ईट, हर एक ईट को क्या बोलेंगे? शेयर। और 1000 ब्रिक्स को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। तो शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बट सिंपल सा डेफिनेशन में बताओ। शेयर इज अ सब यूनिट या सब पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। एक एक हिस्सा जो मैंने किया ना, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। और डिबेंचर क्या है? पहली बात तो आपको एक कार लेनी है, आप 4 लाख खुद का डाल रहे हो तो 6 लाख कर्जा लोगे। सो डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। सो द वर्ड डिबेंचर में तो स्टॉक, बॉन्ड, जो भी नाम से, ज्यादातर तो डिबेंचर नाम से कंपनी लेती है। अच्छा, एक और चीज, यदि आप डेफिनेशन रट्टा नहीं मार रहे हो तो आप मीनिंग लिख सकते हो। मीनिंग में क्या लिखोगे? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, या शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। आया समझ में? कीप इट सिंपल, लेकिन फिर डेफिनेशन मत बोलना, मीनिंग बोलना। यहाँ पे क्या दिया है? सेक्शन। आपने सेक्शन लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली कम रहता है,
मैं आपको सुलह का फेस वैल्यू बताऊं, कितना था सुलह का फेस वैल्यू? 2 रुपया था, बहुत कम रहता है, 1, 2, 5, 10 रहता है, जबकि डिबेंचर का फेस वैल्यू ज्यादा रहता है, 50, 100 होता है पर डिबेंचर, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब शेयर्स में, इक्विटी शेयर तो अब परमानेंट रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, आप लौटाओगे नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी तभी लौटाओगे। जबकि डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है, उसमें भी जब जब आप डिबेंचर कर्जा में लूंगा आपसे, आपने मुझे लाख रुपए का शेयर्स दिया है, आपने मुझे लाख रुपए का डिबेंचर दिया, इस क्लास को मैं दो भाग में बांट रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले शेयर्स है, राइट हैंड साइड वाले डिबेंचर्स है। तो आपने जब मुझे पैसा दिया 1 लाख, आपने मुझे पैसा दिया, तो पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट और मीडियम टर्म होगा, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर मैं कुछ गिरवी रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर 10 साल के लिए इश्यू होता है, उससे ज्यादा इश्यू नहीं होता, ठीक है। तो डिबेंचर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म समझ लो। नेचर, शेयर्स, जो भी कंपनी का मालिक है उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। सो ओनर, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, सो देयरफॉर द कैपिटल इज ओनरशिप कैपिटल। डिबेंचर कौन सा है? बोरोड कैपिटल है, कर्जा है, कर्जे पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। शेयर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। नेचर हो गया। सर्टिफिकेट सिंपल सा है, शेयर, आपने शेयर खरीदा, कॉलेज आपको क्या देगा? एज अ स्टूडेंट आई कार्ड, तो मैं आपको क्या दूंगा एज अ शेयर होल्डर? शेयर सर्टिफिकेट। आप डिबेंचर होल्डर हो, आपको मैं क्या दूंगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा। नेक्स्ट, ओनर, शेयर होल्डर इज द पर्सन हु बायज शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, द पर्सन हु बायज डिबेंचर इज कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर। कितना सिंपल है। और शेयर होल्डर इज द लीगल स्टेटस क्या है? ओनर। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। फर्क समझा? तुम मालिक हो, तुम ओनर हो, तुमने कर्जा दिया है, तुम क्रेडिटर हो। क्रेडिटर वो है जिसको पैसा देना है। रिटर्न्स में आपको क्या दिया जाएगा? शेयर होल्डर को डिविडेंड। आपको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट में होगा। और शेयर्स में इक्विटी शेयर पे फ्लक्चुएटिंग और प्रेफरेंस पे फिक्स्ड होगा डिविडेंड। रेट ऑफ रिटर्न, ये ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फ्लक्चुएटिंग किसको रहेगा? इक्विटी को। प्रेफरेंस पे क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। डिबेंचर पे रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? इंटरेस्ट। वो किस रेट पे होगा? फिक्स्ड पे होगा। वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स, खास करके इक्विटी शेयर होल्डर्स, कैन अटेंड, वोट एंड मैनेज द कंपनी बाय अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। कौन से प्रकार के जनरल मीटिंग होते हैं कंपनी के? दो, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो शेयर होल्डर्स कैन अटेंड एंड वोट in the general meeting. Debenture holders cannot attend, cannot vote, therefore cannot manage the company. They can only attend debentures meeting यदि बुलाया जाए। वो बुलाया जाएगा तो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलाव या राइट्स में बदलाव या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी तो बुलाया जाएगा, वरना बुलाया भी जाता नहीं है। कन्वर्जन, शेयर्स, सीधी बात है, तुम मालिक हो, तुम कर्जदार कैसे हो सकते हो? तो शेयर होल्डर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। रिटर्न ऑफ कैपिटल, नाउ शेयर्स को लाइफ टाइम तक रिटर्न नहीं किया जाता, कंपनी बंद हो जाए तो ही रिटर्न किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स को 10 साल के अंदर आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, आप उसको परमानेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो रिपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन, सिंपल सा हिसाब है, कंपनी बंद हो गई है, पहले गवर्नमेंट का टैक्सेस दो, पगार दो, पहले डिबेंचर्स को पैसा दिया जाएगा और लास्ट में शेयर होल्डर्स, उसमें भी पहले प्रेफरेंस को और आखिर में इक्विटी। सो जब कंपनी का बंद हो जाता है, संपत्ति बेचते हैं, तो सबसे पहले पैसा किसको लौटाया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स, कर्जदार को पहले दिया जाता है। मालिक कैसे ले सकते हैं पहले कर्जदार को छोड़ के? सो पहले कर्जदार को, डिबेंचर होल्डर्स को लौटाया जाएगा, पैसा बचा उसमें से प्रेफरेंस को दिया जाएगा, और बचा तो इक्विटी को, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का गया। एग्जाम्पल, किंगफिशर एयरलाइंस, उन पर 9,000 करोड़ का कर्जा है, पहले तो कर्जा लौटाया जाएगा, संपत्ति उतनी नहीं है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा गया, नहीं मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो जब कंपनी लिक्विडेशन मतलब बंद होना, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स, आखिर में किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स, उसमें से भी पहले किसको? प्रेफरेंस, आखिर में किसको? इक्विटी। पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट, आप यदि कंपनी का बैलेंस शीट लोगे तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल आएगा, तो कैपिटल खुद का है, कैपिटल के अंदर आएगा शेयर कैपिटल। फिर लोन्स, एक हेडिंग आएगा, जैसे आपके घर पे किचन है, ड्राइंग रूम है, अलग अलग रूम्स है ना, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड को अलग अलग भाग में बांटा जाता है। एक होगा शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस आएगा, उसके बाद लोन्स आएगा, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड।
सो पोजीशन इन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, शेयर्स कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, शेयर कैपिटल, और डिबेंचर कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, सिक्योर्ड लोन्स। लायबिलिटी साइड में ये दोनों, लेकिन उनका नंबर दिया गया है कि भाई तू शेयर्स शेयर कैपिटल के ग्रुप में, डिबेंचर सिक्योर्ड लोन्स के अंदर ग्रुप में, और जो तुम्हारा क्रेडिटर्स है ना या तुम्हारा बिल्स पेबल, ये करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी। आपने मुझे लाख रुपए दिया है, आपने मुझे लाख रुपए दिया है, मैं आपको गिरवी कुछ भी रखूंगा नहीं, क्योंकि मालिक थोड़ी गिरवी रखेंगे कुछ, लेकिन डिबेंचर आप मुझे पैसा दोगे तो मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, तो डिबेंचर इज ऑलवेज सिक्योर्ड। अच्छा, मैं आपको लौटा नहीं पाया तो आप जो गिरवी रखा है आपके नाम पे, तो आप वो बेच के पैसा ले लोगे। आप जब होम लोन लेते हो तो आपका घर बैंक, ओरिजिनल कागज बैंक के पास रहता है, आपने पैसा नहीं लौटाया, ईएमआई नहीं भरा या पैसा नहीं लौटाया, तो बैंक क्या करेगा, आपके कागजात बैंक के पास है, वो बेच के अपना पैसा वसूल लेगा। तो डिबेंचर सिक्योर्ड रहता है, नहीं भी मैंने लौटाया तो वो लोग संपत्ति जो गिरवी है वो बेच के अपना पैसा ले लेंगे, जबकि शेयर्स को वेट करना पड़ेगा, जब बेचने के बाद थोड़ा बहुत बचा तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, नहीं तो गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमेशा बदलते रहेगा, नॉर्मली बढ़ता है अच्छे कंपनी जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स्ड है, उसके ऊपर उनको कुछ मिलना है नहीं। शेयर होल्डर्स में इक्विटी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड ज्यादा मिलता है, तो किसका, शेयर्स का मार्केट वैल्यू ज्यादा चेंज होगा, शेयर्स का। डिबेंचर का तो 100, 101, 102, 98, 99 बस उतना ही रहेगा। ठीक है, डिडक्शन इज एक्सपेंसेस। नाउ क्या होता है, प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड दिया जाता है, डू यू एग्री? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते डिविडेंड, इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं करता, लेकिन जो आप इंटरेस्ट देते हो क्या वो आप खर्चे में दिखा सकते हो? द आंसर इज यस। आपने जब फाइनल अकाउंट्स किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट खर्चा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिखा सकते हो। इन शॉर्ट, डिडक्शन एज एक्सपेंसेस, डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। खर्चा तुम नहीं दिखा सकते, डिविडेंड जो मैं दे रहा हूं, इंटरेस्ट में जो दे रहा हूं वो मैं खर्चे में दिखा सकता हूं, वो लीगली अलाउड है। इफ यू वांट टू चेक आउट सेक्शन 36, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकम टैक्स एक्ट 61 में ये प्रोविजंस अलाउड होना चाहिए। फोरफिटेड, अभी आपने गाड़ी ली, आपने हफ्ता नहीं भरा, क्या बैंक आकर आपकी गाड़ी जब्त करके जा सकती है? होता है, दो चाबी रहती है, एक आपको देते हैं, एक उनके पास रहती है, वो आके चाबी लेके जाएंगे, उनको अधिकार रहता है, क्योंकि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, आपने ईएमआई नहीं भरा तो उनके पास अधिकार रहता है, आपकी गाड़ी, टीवी, जब सब जब्त हो सकता है, कर्जे में सब जब्त हो सकता है जो आपने खरीदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। अब शेयर्स में, ठीक है, यदि 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपया आपने पे किया है, आपने 4 रुपया पे करना बाकी है, तो मैं आपके शेयर जब्त कर सकता हूँ? यस, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज, टेक्निकल भाषा में ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स बोलते हैं उसको, तो मैं आपके शेयर जब्त कर सकता हूँ। यदि 10 रुपए का शेयर है, आपने 6 रुपया पे किया है, 4 रुपया पे नहीं किया, मैं आपके शेयर जब्त कर सकता हूँ। बट डिवेंचर मैं थोड़ी बोलूंगा 10 लाख का आपने कर्जा दिया, मैंने जब्त किया, मैं नहीं पे कर रहा हूँ, आप कर्जे को कैसे जब्त कर सकते हैं? डू यू एग्री? तो कर्जा जब्त नहीं हो सकता। शेयर्स, अच्छा उसमें भी कायदे हैं, 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए पे किया तो मैं आपके शेयर जब्त नहीं कर सकता क्योंकि फुल पेमेंट आ गया। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग में कोई शेयर होल्डर गाली गलौज कर रहा है, फिर भी उसके शेयर जब्त नहीं कर सकते। आप लीगल एक्शन लो, कानून तोड़ा है ना, आप कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट डालो, लेकिन आप उसके शेयर जब्त नहीं कर पाओगे, उसने पूरा पे किया तो। हाँ, आधा पे किया और तुमने पैसा मांगा और वो नहीं देता है तो शेयर जब्त हो सकते हैं। आपको अकाउंट्स में भी आखिरी चैप्टर में है, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जबकि कर्जा कोई भी प्रकार का जब्त नहीं हो सकता, नहीं तो कोई भी कर्जा लेगा और बोलेगा मैंने जब्त कर लिया, नहीं पे करता, लीगली थोड़ी अलाउड रहेगा, कर्जा तो लौटा नहीं है। आया समझ में आपको? ये 18 पॉइंट्स अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये 18 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, डॉली ब्यूटी पार्लर। हम एक एक करके देखेंगे। अब एक पिक्चर थी जॉली एलएलबी, ऐसा सोचो उसकी एक बहन है डॉली, वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जॉली एलएलबी की एक बहन है डॉली,
वो फेस मतलब फेस वैल्यू के मेकअप के लिए बहुत टाइम पीरियड ऑफ टाइम, पर उसका नेचर अच्छा है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूं वो आप सोचो डॉली एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर जैसे डॉक्टर के आप गए होंगे तो सर्टिफिकेट देखा होगा एमबीबीएस का, या सीए के यहाँ पे गए हो तो वहां पे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देखा है आपने ना। उसी प्रकार से उसके ब्यूटी पार्लर जो है वहां पे एक दीवार में एक सर्टिफिकेट बनाया गया है, एक सर्टिफिकेट लगाया गया है ऐसे दीवार में। ठीक है, उस सर्टिफिकेट में दो भाग किए गए। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनर का नाम है और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में ओनर को जो रिटर्न्स मिलेगा और जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। वापस से एक बार, पॉइंट नंबर 1 स्टैंडर्ड मीनिंग रहता है, कोई भी आप डिस्टिंग्विश ले लो, पहला मीनिंग आखिरी एग्जांपल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। अब ब्यूटी पार्लर के अंदर जो उसका ब्यूटी पार्लर है, दीवार में एक सर्टिफिकेट लगाया गया। पांचवा पॉइंट क्या है? सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के कितने भाग किए गए? 2। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? ओनर का नाम और उसका लीगल स्टेटस, और ऑन द राइट हैंड साइड ओनर को जो रिटर्न्स मिलना है और रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कितने पॉइंट्स हुए? 9। अभी ब्यूटी पार्लर में एक आदमी सर्विस मतलब कुछ कटिंग कलरिंग के लिए आता है, तो जो वो वोट करता है, ठीक है, कि मुझे, वो कंफ्यूज हो जाता है क्या करना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो वो वोट करता है और उसमें निकलता है हेयर कलरिंग, कटिंग और कलरिंग का ऐसे वोट करता है, या ऐसा सोचो वो चुनता है वोट करके कि उसको कटिंग और कलरिंग कराना है। अब जो डॉली रहती है वो पतंजलि रामदेव बाबा की फैन रहती है, वो पतंजलि का हेयर डाई लगा देती है और उसका हेयर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। अब वो उसको बोलती है ऐसा सोचो 12,000 रुपए निकाल, रिटर्न ऑफ कैपिटल 12वां पॉइंट है ना, तो ऐसा सोचो वो उसको बोलती है 12,000 रुपए निकाल। ठीक है, अब इतना सारा वो पैसा दे देता है वो आदमी, 12,000 रुपया, और वो खर्चा दिखाता है। वो बोलता है मैं तो 1,000 रुपया सोच के आया था, इसने तो 12,000 ले लिया, मैंने ये 12,000 मैं एक्सपेंस के तौर पर खर्चे में दिखाऊंगा। लेकिन इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है। वो आदमी का बैलेंस शीट खराब हो जाता है तो उसका आदमी का धंधा लिक्विडेट हो जाता है। ऐसे सोचो, आ रहा है समझ में? या इसको रिवर्स मोड में भी कर सकते हो। वो आदमी से 12,000 वो मांगती है, वो आदमी देखता है दरवाजा खुला है, भाग जाता है। डॉली क्या करती है? बैड डेट्स, बैड डेट्स में एक्सपेंस दिखाती है कि उसका पैसा डूबा, पैसा डूबा तो डॉली का बैलेंस शीट खराब हो जाता है, डॉली ब्यूटी पार्लर का बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है। उसने ब्यूटी पार्लर के लिए जो लो गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर रखा था वो बैंक फोरफिट कर लेता है और मार्केट वैल्यू में बेच देता है। आई थिंक ये ज्यादा तुमको करेक्ट लगेगा। लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1 क्या था? मीनिंग। तो कैसे स्टोरी है? डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। उसके ब्यूटी पार्लर में एक सर्टिफिकेट लगाया गया, उसके 2 भाग है। लेफ्ट हैंड साइड में ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न। एक आदमी आता है और वोट करता है, मतलब सिलेक्ट करता है उसका सर्विस, दैट इज कलरिंग। वो डॉली ग्रीन कलर का, बिकॉज रामदेव पतंजलि का वो हेयर डाई लगाती है ग्रीन कलर का, तो उसके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन। फिर उसको बोलती है 12,000 रुपये निकाल। ये देखकर आदमी शॉक हो जाता है, वो भाग जाता है। अब डॉली को 12,000 क्या डालने पड़ते हैं? बैड डेट्स में, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है। अब डॉली का पास पैसे नहीं है, धंधा लिक्विडेट हो जाता है, और उसने जो गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखा है वो हफ्ता नहीं भर पाती, बैंक को जब्त कर लेता है और लास्ट में मार्केट वैल्यू में बेच के अपना पैसा वसूल लेता है। तो इस प्रकार से ये 18 पॉइंट्स है। किसी को कोई डाउट्स है? नहीं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और कोई कमेंट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।